Hello and welcome to the channel. My name is Satyavrat Tiwari and आपका बहुत बहुत स्वागत है टारगेट नीट चैनल पे। और हम इस चैनल पे अभी एनसीईआरटी डाइसेक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज इस सीरीज का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम जो टॉपिक करेंगे वो है क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यूनिट का पहला चैप्टर, बातें आगे होती रहेंगी, हम पहले पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यहां से अगर क्वेश्चंस अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो बहुत कम क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। हार्डली एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। नीट 2026 में एक आध क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि एनटीए ने इस बार काफी कठिन पेपर बनाया था 2025 का, तो हम इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इन डेप्थ इस चैप्टर की हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, हमें उसको भी पढ़ लेना चाहिए बिकॉज एज यू नो 2025 में, जिन बच्चों को नहीं पता है लेट मी टेल यू, नीट 2025 में यहाँ साइंटिस्ट से भी एक क्वेश्चन उठ करके आया था। जी हाँ, उसमें पूछा था फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है एंड द आंसर वाज रामदेव मिश्रा। इट वाज नॉट इन बिटवीन चैप्टर्स, इट वाज फ्रॉम दिस पार्ट, यहां से उठा करके पूछा गया था, ये साइंटिस्ट के पार्ट से उठा करके पूछा गया था। तो हम इसे भी पढ़ेंगे, यहां से भी अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो हम उसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर बाय स्टार्टिंग विथ लर्निंग अबाउट द साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दे रखा है अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के बारे में और क्या क्या दे रखा है? बॉर्न ऑन 5th July in Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist। तो ये अर्नेस्ट मेयर क्या थे? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, जिनको और क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था द डार्विन ऑफ द 20th century। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डार्विन ऑफ द 20th century इनको बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए इसको अपने एनसीईआरटी में। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं लेके बैठे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि अपनी एनसीईआरटी निकालिए और अपने सामने लेके बैठिए। एक आध घंटे में ये चैप्टर हम लोग निपटाएंगे और वैसे ही आपके भी एनसीईआरटी का वो चैप्टर खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विथ एनोटेशंस। आप भी कुछ 2-3 रंग की पेन या कुछ कलरफुल स्केच पेन्स या तो पेंसिल क्रेयॉन्स कुछ लेके बैठिए और ऐसे ही मार्क करते चलिए और हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे आके देखते हैं, इसमें आगे लिखा है कि ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो पहला पॉइंट तो हमें पता चला अर्नेस्ट मेयर के बारे में कि वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, और दूसरा पॉइंट पता चला कि वो डार्विन ऑफ द 20th century हैं अर्नेस्ट मेयर, और तीसरा पॉइंट हमें पता चला कि वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में केवल मैं बायोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में फिजिसिस्ट भी आते हैं, मैथमेटिशियंस भी आते हैं, केमिस्ट भी आते हैं, सारे तरीके के साइंटिस्ट इसमें आते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ये बहुत बड़ी बात है अपने में, इसीलिए उनको डार्विन ऑफ द 20th century बोला गया। अब नेक्स्ट जो इनका पॉइंट है वो ये है कि हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में इन्होंने काम किया, रिटायर हुए, ठीक है, इन 1975, और इनको ये टाइटल भी मिला अलेक्जेंडर एजासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है। अब ये क्या है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। नियरली इनका करियर कितने साल का था? 80 इयर्स का करियर था, जिसमें इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की? इन्होंने रिसर्च की ऑर्निथोलॉजी में, इन्होंने रिसर्च की टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ रहा है, इसको मार्क करिए बच्चों, सिंगल हैंडेडली made the origin of species diversity in the central question of evolutionary biology। evolutionary biology में उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। He also pioneered the currently accepted definition of biological species। अब ये important है, many of the students might not know the current accepted definition of biological species।
अगर मैं करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज बोलूं तो उसका मतलब होता है अ बायोलॉजिकल करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज के अकॉर्डिंग स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, किसी और स्पीशीज के साथ वो मीटिंग नहीं करेंगे, वो केवल अपने ही जैसे स्पीशीज के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ओनली इंटरब्रीडिंग इज अलाउड। तो यहां पे लिख भी सकते हैं, यहां अगर स्पीशीज की हम डेफिनेशन लिखें तो अ ग्रुप ऑफ ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, एक मिनट बच्चों, ये क्या चीज है, ओके ठीक है जो भी है, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें केवल इंटरब्रीडिंग अलाउड है। इंटरब्रीडिंग मतलब खुद ही के स्पीशीज में, मतलब खुद ही के टाइप में ब्रीड कर सकते हैं। ब्रीडिंग मतलब मीटिंग मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे इनको अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहां पे इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन से हैं? पहला प्राइज है बाल्जन प्राइज, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड तीसरा प्राइज है ट्रेफूड प्राइज। अब ये तीनों प्राइज क्या याद रखने की जरूरत है? नॉट नेसेसरली, बट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अगर पूछा जाए तो यू शुड नो एंड यू मस्ट रिमेंबर कि ये किसको मिला था। ये मिला था हमारे अर्नेस्ट मेयर को, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर जो कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा गया। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के साथ साथ इन्होंने और भी चीजों में, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ साथ इन्होंने और भी चीजों में काम किया, जैसे कि सिस्टमैटिक्स, एवोल्यूशन, जियोग्राफी, टेक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी। एंड यहाँ पे इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया एंड इन्होंने एक्सेप्टेड, करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज भी दी, विच इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाते हैं द लिविंग वर्ल्ड में। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये कितना सुंदर है हमारा लिविंग वर्ल्ड, इसको आइए समझते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एकदम अनोखे। आप कुछ भी इमेजिन करिए, माउंटेन टॉप्स, वहां पे आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। एकदम डीप डाउन द ओशन, वहां पे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर पाम्स, हर जगह ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। इस अर्थ पे हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें वही लिखा है कि लाइफ कितनी वंडरफुल चीज है, हर जगह पाई जा रही है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, द कोल्ड माउंटेन्स, द डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है a forest in which the trees shed their leaves annually. A forest in which trees shed leaves annually, ठीक है। ओशियंस, ओशियंस में भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, हमें पता है, बिल्कुल मिलते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स में, डेजर्ट्स में, हॉट स्प्रिंग्स में। हॉट स्प्रिंग्स, कैन यू इमेजिन, हॉट स्प्रिंग्स में भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। क्या हम हॉट स्प्रिंग्स में जा सकते हैं? नहीं, बहुत गर्म होता है। तो हॉट स्प्रिंग्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे? कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आर्की बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे, तो हम लिख लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। प्रिमिटिव, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई,
प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी में। ये सारी चीजें मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी डाइसेक्शन सीरीज है। हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे एंड वी विल डाइसेक्ट ईच एंड एवरी लाइन की कहां कौन सी लाइन में हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा जो कि एनसीईआरटी में आगे भी यूज किया हुआ होगा। तो आर्की बैक्टीरिया एक तरीके का प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जो कि एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, इससे हमें एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। कहां यूज होता है ये एंजाइम? यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता है बिल्कुल फर्ज मत करिए, अभी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में मैं पूरा पीसीआर आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये टैक पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है। थर्मस एक्वेटिकस क्या है? एक बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया एकदम हार्श एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे एक मेथानोजेंस हो गया, ये हो गया थर्मोएसिडोफिल्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हॉट स्प्रिंग्स में रह रहा है, ठीक। ओके, ये हमें स्पीचलेस कर देते हैं। These beauties leave us speechless. The kind of organisms they leave us speechless. The beauty of a galloping horse. Galloping horse. Galloping का मतलब क्या होता है? Running horse. Beauty of a running horse. Beauty of a running horse. Migrating birds. Valley of flowers. अटैकिंग शार्क्स लड़ते हुए या अटैक करते हुए, ये सारे के सारे जो है हमारे में एक डीप सेंस ऑफ वंडर, हमारे अंदर एक बिल्कुल ऑ या डीप सेंस ऑफ वंडर की भावना ले आते हैं और हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये हमारा प्रकृति, ये हमारा नेचर कितना सुंदर है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और एक इंसानों को देख लीजिए, कुछ इंसानों को देख करके ऐसा लेकिन नहीं लगता है, कुछ इंसानों को देख करके तो एकदम नेगेटिव फीलिंग, उल्टी ही फीलिंग आती है। लाइक कुछ मोहल्ले की आंटियां होती हैं और बेटा क्या चल रहा है, तो कुछ अंकल होते हैं, तो यू गेट द पॉइंट ना। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, यहाँ थोड़ा एनसीईआरटी गलत, बट कोई बात नहीं। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed life is. मतलब जो ये ecological conflict है, cooperation among members of a population है, मतलब कई सारे members हैं एक population में। अच्छा, population का मतलब क्या होता है? अच्छा, यहाँ पॉपुलेशन और कम्युनिटी दो चीज दे रखी है, जरा हम इसको भी एम्फसाइज करना चाहेंगे कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में अंतर क्या होता है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन में केवल सिंगल स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, सिंगल स्पीशीज। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे क्रो की पॉपुलेशन कम है, या यहाँ पे स्पैरो की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पिजन्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक। और अगर मैं बात करूं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी में कई सारे स्पीशीज आ जाते हैं, ठीक है, कंप्राइज ऑफ मेनी स्पीशीज, कई सारी स्पीशीज आ जाती कम्युनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन और कम्युनिटी किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे हमारे सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, लाइक सेल के अंदर से एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, अलग अलग मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेसेस चल रहे हैं, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, फिर उसके बाद वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से कैसे पेड़ में जा रहा है, दिस इज ऑल वेरी फैसिनेटिंग। तो अब इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये जो क्यों वाला क्वेश्चन है, ये क्यों हो रहा है,
ये तो बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट ये जो कैसे हो रहा है इसका आंसर हमें बायोलॉजी में मिलेगा। तो वी विल डील विद दिस कैसे हो रहा है वाला क्वेश्चन रादर देन क्यों हो रहा है। वो क्यों हो रहा है आप सोचते रहिए, आप क्यों नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके क्यों बोर्ड्स में नंबर कैसे आए वो आप सोचते रहिए, आप क्यों माथा फोड़ रहे हैं बायोलॉजी में आप सोचते रहिए, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया है। The question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. As scientist, बतौर scientist हम जो है ये second question पे focus करेंगे, what living is, ये क्या है living, ठीक है, ये क्यों है लिविंग, ये क्यों है आपकी लाइफ, क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये कैसे है आपकी लाइफ, इससे मतलब है कैसे आप आए। ठीक है, एक सेल कैसे आई, इन सब चीजों के मायने हैं बायोलॉजी में। चलिए, द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आई एम जस्ट किडिंग बच्चों, डोंट टेक इट सीरियसली। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ यू लुक अराउंड, कुछ कुछ मार्कर वगैरह चेंज करते रहने से ना थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। आप भी थोड़ा डिफरेंट कलर्स के पेन लेके बैठिएगा, कीप चेंजिंग द पेन्स एंड कीप जॉटिंग डाउन इन योर एनसीईआरटी, डोंट जस्ट सिट आइडल in the class. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, other plants and animals. कई भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स, प्लांट्स, पॉटेड प्लांट्स, पेट्स सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. अब ये organisms कौन से हैं जो कि हम naked eye से नहीं देख सकते हैं? ये ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिख लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये थोड़ा ज्यादा वो हौच-पौच हो गया है बट समझ में आ रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि हम किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। कैन बी स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप, कैन बी studied under microscope, can be studied under microscope. Okay, if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. अगर आप एरिया इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको जो रेंज और वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो भी इंक्रीज होगा। जैसे कि मैं अभी अपने यहाँ सेटअप में बैठा हूं, या जैसे कि आप अभी अपने रूम में बैठे हैं। इफ यू लुक अराउंड इन योर रूम, यू माइट सी एन एंट और मे बी अ फ्लाई, और अगर आप थोड़ा बाहर और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको अपने घर में और भी चीजें मिल सकती हैं। हो सकता है आपने डॉग पाल रखा हो, कैट हो, या हो सकता है एक वॉल लिजार्ड हो। थोड़ा अगर और एक्सपैंड करेंगे अपना एरिया, अपने गार्डन में जाएंगे तो यू माइट एबल टू सी अर्थवर्म्स, अपने ड्रेनेज के पास कॉकरोच भी मिल सकता है किसी किसी के यहाँ, रैट्स मिल सकते हैं, रोडेंट्स मिल सकते हैं। थोड़ा और एरिया एक्सपैंड करेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स मिलेंगे, काउज मिलेंगी। और एरिया एक्सपैंड करेंगे तो अगर आपके शहर में जू होगा तो वहां पे भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। कई जैसे जैसे एरिया एक्सपैंड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऑर्गेनिज्म मिलता जाएगा, बट दिस इज ओनली लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद अगर हम एरिया एक्सपैंड करेंगे तो हमें और ऑर्गेनिजम्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो बहुत कैजुअली एनसीईआरटी ने ये जो लाइन लिख दी है ना कि जैसे जैसे हम एरिया एक्सपैंड करेंगे वैसे वैसे हमें स्पीशीज और मिलेंगे, तो दिस इज व्हाट स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ये मैं लिख देता हूं, दिस इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, ये है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दिस वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, H. Humboldt.
अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था। अब बच्चों बोलो कि सर इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाइए प्लीज, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये आपके क्लास 12 इकोलॉजी का ही पोर्शन है। जो कुछ एक्स्ट्रा मैं लिखवा रहा हूं वो जरूर एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ऑब्वियसली if you were to visit a dense forest you would probably see much greater number of if you were to visit a dense forest you would see much greater number of living kinds and organisms, ठीक है। अगर हम कोई फॉरेस्ट जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड आर इन बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.7 से 1.8 मिलियन। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है इसको अगर लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 17 से 18 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख स्पीशीज, ठीक है। और 1.7 to 1.8 मिलियन। मिलियन है, बिलियन नहीं है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। जिसको नहीं पता है वो लिख ले। This refers to the biodiversity or the number and type of organism present on earth। ये इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब होता है लिविंग, लिविंग की भिन्नता, जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। वो हमने कितने स्पीशीज अभी तक डिस्कवर कर लिए, पढ़ाई कर ली हमने, ऑलमोस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। We should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified। जैसे मान लो एक रेगिस्तान था या एक पहाड़ था या एक पॉन्ड था, उस पॉन्ड में मैं 50 साल से नहीं गया, किसी साइंटिस्ट ने उस पॉन्ड में 50 साल से कोई रिसर्च नहीं की, हो सकता है 50 साल या 60 साल या 100 साल में उस पॉन्ड में कुछ नए ऑर्गेनिजम्स आ गए हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने ही एरिया में जहां पे ऑलरेडी स्टडी हो चुकी है वहां पे भी नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन our own area by local name। अब हम लोकल नेम से जानते हैं। जैसे कोई आम का पेड़ होगा तो मैं बोलूंगा ये आम का पेड़ है। मान लो कहीं साउथ में उस आम को हो सकता है दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता हो, नॉर्थ में आम बोला जा रहा है, कहीं पे उसका लंगड़ा आम, कोई चौसा, मतलब अलग अलग आम, राइट। तो आम, इसी तरह अगर बिल्ली की बात करूं, कोई बिडाल बोल रहा है, कोई बिलौटा बोल रहा है, कोई बिल्ली बोल रहा है, कोई कैट बोल रहा है, तो सब लोग अलग अलग उसका नाम ले रहे हैं। ये लोकल नेम है। आप किसी भी पेड़ को, किसी भी पक्षी को उस लोकल नेम से जानते हो। बट मान लो एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो क्या वही मैं आम आम बोलता रहूंगा? नहीं, तब एक साइंटिफिक नेम उसका बोला जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि उसका साइंटिफिक नेम है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आता है, अभी ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग प्लेस पे वेरी करेंगे, कंट्री के अंदर भी वेरी करेंगे ये लोकल नेम। किसी किसी स्टेट में आम का कुछ और नाम होगा, तो कमेंट में बताइए आपके स्टेट में आम को क्या बोलते हैं, या आप आम के और कौन कौन से नाम जानते हैं। लेट मी सी कि आम के और कितने नाम है, ठीक। Probably you would recognize the confusion and would be there would be a confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer organisms we are talking about। सही बात है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से नॉमेनक्लेचर का एक तरीका आया है, ठीक। मैं जैसे मान लो किसी को जो है कुछ बोला जा रहा है, किसी का कोई निकनेम है छोटू, मान लो कोई कम हाइट का, उसका नाम छोटू है। अब किसी क्लास में 10-15 बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है, 40 बच्चों की क्लास में 10 बच्चों की हाइट कम है, सबको छोटू 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 बुलाते रहोगे, इट इज नॉट फेयर ना, छोटू बुलाना भी इज नॉट फेयर। तो अब उनका कुछ नाम है, नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण। अब नामकरण करता कौन है? नामकरण करती हैं बुआ जी
और बुआ जी हैं कौन? बुआ जी हैं ICBN एंड ICZN। बुआ जी को नमस्ते बोलो सब लोग। बुआ जी हैं ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर zoological nomenclature। मतलब ये प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट्स के लिए ये नॉमेनक्लेचर होता है, और ये किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है। ठीक है, ये एनिमल्स के लिए है और एक प्लांट्स के लिए। बोटेनिकल मतलब प्लांट्स के लिए, zoological मतलब एनिमल्स के लिए। ये पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कि प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर संभालती है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कौन सी ऐसी संस्था है जो कि एनिमल्स का नॉमेनक्लेचर संभालती है, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN एंड ICZN। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर कभी तभी हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called identification. इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म, जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को आइडेंटिफाई करो, वेदर द बच्चा इज फीमेल और अ मेल। फीमेल होगी तो उसका फीमेल जैसा नाम होगा, मेल होगा तो उसका मेल जैसा नाम होगा। ठीक है, in order to facilitate, in order to, एक मिनट, let me change the color. I love changing colors. मैं बोर हो जाता हूँ एक कलर से। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign scientific name to each organism. ठीक है, ये acceptable होता है across the world, सारे biologists इसे accept करते हैं, और इसका क्राइटेरिया होता है जो कि कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर फॉर एनिमल्स। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कौन से होते हैं? चलिए रूल्स को अब पढ़ते हैं। रूल्स आर इंटरेस्टिंग। जैसे आपके भी नाम के रूल्स होते हैं कि आपका जो नाम है वो पहले, फिर जो सरनेम है वो बाद में, इसी तरीके से इसमें भी होता है। आपके कितने? 2 नाम हैं, एक आपका नेम एंड एक सरनेम। जैसे मेरा नाम सत्यव्रत तिवारी। ठीक है, इसी तरीके से सारे स्पीशीज के बायोलॉजिकल नेम्स कैसे होते हैं? बायनॉमियल। कैसे? बायनॉमियल। ये लिखा है यहाँ पे, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और ये बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लीनियस भाई साहब ने दिया था। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। Biologists follow universally accepted principle to provide scientific names to the organism. Each name has 2 components. पहला generic name and दूसरा specific epithet, specific name। ठीक है, अब ये 2 component का जो नामकरण होता है उसको बोलते हैं binomial nomenclature। इसको बोलते हैं binomial nomenclature and it was given by Carolus Linnaeus। ये साइंटिस्ट का नाम है and this is very important। लीनियस भाई साहब ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे फॉलो किया जाता है, दिस नेमिंग सिस्टम। जैसे मैंगो का नाम यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। ठीक, मैंगो का क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। अब जरा आप गौर करिए, यहाँ पे ये जो मैंगीफेरा है, ठीक, ये मैंगीफेरा जो है, मैंगीफेरा, और यहाँ पे इंडिका, तो ये क्या हो गया? जीनस हो गया, और ये क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। ठीक, एक जीनस और दूसरा स्पीशीज। मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। बायोलॉजिकल नेम्स, अब इसके रूल्स जो है वो पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। पहला रूल, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन में क्यों है? Because Latin is a dead language. मान लो इंग्लिश में हो तो बाकी के फ्रेंच, इटालियन और बाकी हिंदी और अरबिक, ये सारे लोग भड़क नहीं चाहेंगे कि ये इंग्लिश में क्यों है, इंग्लिश की डोमिनेंसी। हिंदी में हो अगर बायोलॉजिकल नेम तो बाकी लोग, इसी वजह से ऐसी लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम रखा जाता है जो कि एक डेड लैंग्वेज है, कि कोई यूज ही नहीं करता।
एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कोई भी ओरिजिन हो, कहीं पे भी डिस्कवर किया हुआ हो, लेकिन उसको लैटिनाइज कर देते हैं और लैटिन में उसका जो है नामकरण हो जाता है। द फर्स्ट वर्ड in biological name represents genus, the second component is specific epithet, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, both the words in biological name when handwritten, जब उसको हाथ से लिखा जाता है, when handwritten are separately underlined, जैसे अब मैं मैंगीफेरा इंडिका लिखता हूं, ठीक है, मैंने लिखा मैंगीफेरा इंडिका, तो अब यहां मैंगीफेरा इंडिका में मैंने सिंस हाथ से लिखा है तो आई विल हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक। अब जरा एक चीज और गौर करिए, मैंगीफेरा का जो एम है दैट इज इन कैपिटल और इंडिका स्पीशीज दैट इज इन स्मॉल, आई स्मॉल से, स्पीशीज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। अच्छा, यहां पे आ ही गया ये चीज, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल, द स्पीशीज एपिथेट में स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। इसी तरीके से इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ साइंटिस्ट जो उसकी डिस्कवरी की होते हैं, उस किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की या किसी की, तो वो अपना नाम भी आगे लगा देते हैं। इट इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म, लेकिन वो साइंटिस्ट का नाम लैटिनाइज नहीं किया जाता। साइंटिस्ट का नाम जैसे कोई इंडियन साइंटिस्ट है या कोई अमेरिकन साइंटिस्ट है या कोई रशियन साइंटिस्ट है, कैसा भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ डिस्कवर किया तो मैं SATYA सत्या लिख दूंगा तो मेरा हो गया, मैंने आगे लिख दिया उसको, ठीक है। जैसे लीनियस ने मैंगीफेरा इंडिका को डिस्कवर किया था, तो देखिए लीनियस का मैं दिखा देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर अगेन, यस, सो मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है, यहां पे लिखा है एट द एंड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम written and in abbreviated form, क्या, the name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and written in the abbreviated form, example मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहां लिन देखिए, मैंगीफेरा इंडिका को देखिए और लिन को देखिए, अगर आप गौर से देख पा रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका थोड़ा इटैलिक्स में लिखा है। whenever it is printed in italics or in bold, whenever it is handwritten it should be separately underlined so as to know कि हाँ लोगों को पता चल जाए कि दिस इज बायोलॉजिकल नेम, ठीक। और लेकिन इसमें लिन में देखिए कोई इटैलिक्स में नहीं लिखा, एकदम नॉर्मली लिख दिया है, ठीक। इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। Since it is nearly impossible to study all the organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है सारे ऑर्गेनिज्म को एक एक करके स्टडी करना, इस वजह से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम बना लेते हैं। अब उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, if we recognize groups such as plants or animals or dogs or cats or insects, the moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. अगर मैं बोलूँ प्लांट तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा ग्रीन कलर का लीव्स होंगी, उसका ट्रंक होगा, उसके रूट्स होने चाहिए, उसमें फ्रूट्स होंगे, उसमें फ्लावर्स होंगे। मैं बोलूँ कैट तो यू instantly imagine a four-legged animal with a tail, cute सा छोटा सा, you will start imagining ये कैसे हुआ, बिकॉज हमने कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं कि हाँ इस कैरेक्टर में ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, चार पैर आया तो उसको डाल दो, एनिमल में डाल दो, वो एनिमल ही होगा चार पैर का, ठीक है, पेड़ नहीं होगा चार पैर का। अगर हरी पत्तियां आई तो उसको प्लांट में डाल दो, वो बैक्टीरिया नहीं होगा, वो एनिमल नहीं होगा, वो प्लांट ही होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन में कर रखा है, ठीक है। अब ये थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, अब ये कैट्स
मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट, ये सब बड़ा कन्वीनियंट है हमें कैटेगराइज करना, ठीक है। दिस साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। टेक्सा का मतलब क्या होता है? टेक्सा का मतलब होता है रैंक। रैंक, जैसे कि आप एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक, एक बिल्डिंग में रहते हो, वो बिल्डिंग है 4 फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे किसी डॉक्टर का क्लिनिक है, सेकंड फ्लोर पे मान लो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, थर्ड फ्लोर पे मान लो कोई कोचिंग सेंटर है, एंड फोर्थ फ्लोर पे आपका घर है, ठीक। तो ये सारे फ्लोर्स क्या हैं? एक एक कैटेगरी है सारे के सारे फ्लोर ही है, सारे के सारे क्या? टेक्सा ही, सारे के सारे टेक्सॉन ही है, रैंक ही है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं कैट बोलूं या डॉग बोलूं या प्लांट बोलूं या एनिमल बोलूं, तो ये किसी ना किसी टेक्सॉन में या टेक्सा में या कैटेगरी में फॉल करेगा। ये किस में आएगा? किंगडम में कोई आएगा, कोई फाइलम में आ जाएगा, कोई क्लास, फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 7 टेक्सा होते हैं बेसिकली, मेनली ये 7 टेक्सा होते हैं, और इन्हीं 7 टेक्सा में ही डॉग, कैट, प्लांट ये कहीं ना कहीं आ जाएगा। जैसे मैं प्लांट बोलूं और एनिमल बोलूं तो ये किंगडम में आ जाएगा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। मैं डॉग बोलूं और कैट बोलूं तो ये स्पीशीज है, तो ये स्पीशीज वाले में आ जाएगा, ठीक है। डॉग की फैमिली अगर मैं बोल दूं और कैट की फैमिली बोल दूं, वैसे कैट की फैमिली होती है फेलिडी, डॉग की फैमिली होती है कैनिडी, तो ये फैमिली में आ जाएगा, ठीक है। क्लास बोलूं तो क्लास इसका केस में आ जाएगा, मेमेलिया में आ जाएगा, मैमल्स हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे क्या है? कैटेगरीज हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, सारे फ्लोर्स क्या हैं? एक एक फ्लोर है, हर एक फ्लोर को क्या मान लो? टेक्सा मान लो, या कैटेगरी मान लो, या रैंक मान लो। उसी तरीके से ये सारे के सारे क्या? टेक्सा क्या होता है? बेसिकली रैंक होता है, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं सबसे मेन डेफिनेशन पे, द डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमी। Okay. Hence, based on characteristics, all living organisms, can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. ठीक है? External and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज बेसिकली कुछ नहीं है, सिस्टमैटिक्स है। अभी सिस्टमैटिक आएगा तो पता चल जाएगा। हेंस कैरेक्टराइजेशन, लेट मी चेंज द कलर, hence characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. इसका जरा मैं एक शॉर्टकट दे देता हूं, ट्रिक टू रिमेंबर। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तमिलनाडु में मुझे नहीं पता किसकी सरकार है, बट एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप लोग। तमिलनाडु इज इक्वल्स टू TN इज इक्वल्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। कोई भी सरकार हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी सरकार है, बट ये बस एक ट्रिक है, डोंट पॉलिटिसाइज, ठीक है। TN मतलब तमिलनाडु का मतलब हो जाएगा टेक्सोनॉमी इज इक्वल्स टू क्या क्या? I मतलब आइडेंटिफिकेशन, N मतलब नॉमेनक्लेचर, C मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक, टेक्सोनॉमी इज इक्वल्स टू आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। काफी जगह खाली है बच्चों इधर, तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग अपने एनसीईआरटी में थोड़ा ठीक ठाक लिख लीजिएगा। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है टेक्सोनॉमी। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन interested in knowing more and more about various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. हमें खुद के यूज के लिए कि हमें दूध कहाँ कहाँ से मिल सकता है, बकरी से मिल सकता है, गाय से मिल सकता है, भैंस से मिल सकता है, कहीं कहीं गोट कैमल से भी दूध मिलता है लोगों को। हमें कहाँ से वुल मिल सकता है,
कहां से मीट मिल सकता है। ह्यूमंस हमेशा कैटेगराइज करने में माहिर थे, लाइक हिस्टोरिक टाइम्स से ही ह्यूमंस कैटेगराइज करना जानते थे, ठीक है। बट अभी यही हमने थोड़ा और पढ़े लिखे तरीकों से अच्छे ढंग से कर दिया है ताकि इट बिकम्स इजियर, ठीक। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. Systematics. अब systematics क्या है? Systematics word is derived from Latin word. ये इंपॉर्टेंट है, जरा मार्क कर लो। सिस्टमैटिक्स कहां से? लैटिन से आया है, ठीक है। सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, ये याद रखना, क्योंकि इसको एग्जाम में दे सकते हैं। सिस्टमैटिक्स इज अ ग्रीक वर्ड, सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड, ये याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक। सिस्टमैटिक्स इज अ लैटिन वर्ड। अब सिस्टमैटिक्स होता क्या है? अगर किसी को इसकी डेफिनेशन चाहिए टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी क्या है? बेसिकली टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन भी लिखा है, तो आप कैरेक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर नॉमेनक्लेचर, उसका नामकरण किया, फिर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। कौन सी हम टेक्सॉन में या कैटेगरी में उसको, या कौन सी रैंक हम उसको दे रहे हैं, ठीक। लिनियस ने यहां पे Linnaeus used Systema Naturae, very important. Oh God, ये थोड़ा मुझे पेन से लिखने की आदत कम है ऐसे। Systema Naturae as the title of his publication. तो Linnaeus की एक बुक भी है, ये PYQ में भी आ चुका है बहुत बार कि Systema Naturae किसने लिखी थी या लीनियस की कौन सी बुक थी। उसमें 4 बुक्स का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी बुक थी, ठीक है। तो ये सिस्टमा नेचुरी प्लीज याद रखिएगा कि लीनियस ने ये बुक लिखी थी। टाइटल लीनियस के बुक का सिस्टमा नेचुरी था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. मतलब अब हम सिस्टमैटिक्स की एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे बता सकते हैं, जबकि मुझे पता चल गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC अब मुझे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, मतलब हमें टेक्सोनॉमी मिल रहा है प्लस हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी मिल रहा है। तो क्या हम इसकी एक नई डेफिनेशन बना सकते हैं सिस्टमैटिक्स की? Systematics is the branch of science that deals with taxonomy and the evolutionary relationship. See, it is so simple. अब taxonomy अगर आपको पता है, तमिलनाडु is equals to INC, Indian National Congress. Identification, nomenclature, classification. Please don't politicize. I'm saying this again. अगर कोई भी बच्चा मुझे कमेंट में दिखता मिल गया ना कि नहीं वहां पे ये सरकार है, सर आप तो गलत बोल रहे हैं, ये वो, मैं सही बता रहा हूँ, I will, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm very politically inactive. Anyway, मुझे सच में नहीं पता तमिलनाडु में किसकी सरकार है। I need to Google after this session. इसको रिकॉर्ड करने के बाद मुझे गूगल भी करना पड़ सकता है कि है क्या। Well, it doesn't matter. हमें अपने निमोनिक्स, हम अपने ट्रिक से मतलब होना चाहिए कि TN is equals to INC. तमिलनाडु में इंडियन नेशनल कांग्रेस। Taxonomy is equals to identification, nomenclature and classification, and systematics is equals to identification, nomenclature, classification plus evolutionary relationship. तो यहाँ systematics क्या हो जाएगा? Systematics is equals to taxonomy plus phylogenetic relationship. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आ जाते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जो सबसे पहले याद करना, इसको याद कैसे करेंगे, कई बच्चों को तो ये याद ही नहीं होता है। एक बच्चा है शैतान सा, उसने क्या किया, कार में ही आग लगा दी।
किड पुट कार ऑन फायर। जीनस स्पीशीज, जीनस स्पीशीज तो याद ही रहेगा आपको, आई नो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किंगडम, पी से हो जाएगा, के से हो जाएगा किंगडम, पी से हो जाएगा, सबका कलर चेंज कर देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा। पी से हो जाएगा फाइलम, सी से हो जाएगा क्लास, ओ से हो जाएगा ऑर्डर, एफ से हो जाएगा फैमिली, एंड देन क्या बचा, जीनस स्पीशीज। किड पुट कार ऑन फायर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, ये याद करने का तरीका है जिसको नहीं याद होता है। किड पुट कार ऑन फायर, एक शैतान बच्चा है जिसने कार में ही आग लगा दी, किसी तरीके से कुछ किया होगा, कैंडल वगैरह जला दिया होगा, हो सकता है। बचपन में सभी शरारती होते हैं। एनीवे, आ जाते हैं आगे जल्दी से, इस चैप्टर को अब खत्म करते हैं। 46 मिनट्स हो चुके हैं, अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है। जो मेन पॉइंट्स थे हमने वो सब डिस्कस कर लिए हैं। हमने अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि कितनी डाइवर्सिटी है, हमने टेक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड सब देखो कितना ज्यादा सिंपल है इस चैप्टर में। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, आई कैन से दैट। अब स्पीशीज, स्पीशीज जो है कंसिडर्ड taxonomic studies consider a group of individual organism fundamental similarities such as species। एकदम सबसे ज्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज, मोस्ट सिमिलर फीचर्स, स्पीशीज में मैक्सिमम कॉमन फीचर्स मिलेंगे, मैक्सिमम कॉमन फीचर्स। ओके, लाइट चलिए, शिट, मैक्सिमम कॉमन features, maximum common features are found in species। maximum common, मैं थोड़ा भूत जैसा दिख रहा हूं बच्चों, डरिएगा मत। anyway, maximum common features are found in species। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, लेक्चर को खत्म ही कर देते हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। जैसे let us consider Mangifera indica means mango, Solanum tuberosum means potato, Panthera leo मतलब lion। ठीक, अब इन सब में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ all three names Indica, tuberosum and Leo represent the specific epithets। ठीक है, यहाँ पे Panthera क्या है, has another specific epithets जैसे tigris। Solanum के पास और specific epithet कौन सा है, nigrum। Solanum nigrum होता है मकोई, और यहाँ Solanum tuberosum दे रखा है potato। ठीक है, यहाँ पे Panthera Leo दे रखा है मीन्स lion, Panthera tigris मतलब टाइगर। अगर पैंथरा टिग्रिस है मतलब टाइगर। ठीक, लाइट आ गई, वेट बच्चों वेट, लाइट आ गई है, यस। आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो जाता है रिकॉर्ड करते वक्त कभी कभी, बट कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मेन पीछे बोर्ड पे दिखना है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, मेरी शक्ल 2 सेकंड के लिए नहीं देखोगे, 5 मिनट के लिए नहीं देखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाइग्रम के साथ साथ और क्या है, एंड मिलोंजिना, सोलनम मिलोंजिना। तो देखो यहाँ पे हमें सोलनम मिलोंजिना मतलब क्या है, ब्रिंजल। सोलनम नाइग्रम मतलब क्या है, मकोई। ठीक है, सोलनम नाइग्रम मतलब मकोई, सोलनम मिलोंजिना मतलब ब्रिंजल। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू होमो सेपियंस।
मतलब सेपियंस उनकी स्पीशीज होती है, जीनस होता है होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हमें, ठीक। जीनस में आ जाते हैं। जीनस comprises of group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. We can say that genera is aggregated of closely related species. कई सारी closely related species को एक जीनस में डाल देंगे, जैसे ट्यूबरोसम मीन्स आलू, मिलोंजेना मतलब कि बैगन, नाइग्रम मतलब कि मकोई। ये तीनों स्पीशीज अलग अलग हैं। नाइग्रम, ट्यूबरोसम एंड मिलोंजेना आर ऑल थ्री डिफरेंट स्पीशीज बट दे कम अंडर द सेम जीनस विच इज सोलेनम। हुई ना इंटरेस्टिंग बात। इसी तरीके से लियो, टिग्रिस एंड पार्डस, ये लियो और टिग्रिस की बात करते हैं। लियो टिग्रिस लिखा है, लियो और टिग्रिस की बात करते हैं। लियो एंड टिग्रिस मींस लायन एंड टाइगर, ठीक है। तो लियो एंड टिग्रिस अलग अलग स्पीशीज हैं, बट अब इनका जीनस कौन सा है? पैंथरा। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, जीनस सेम है। तो अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल फॉर्म अ जीनस। इसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस विल फॉर्म अ family. A group of closely related family will form a order. A group of closely related order, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। A group of closely oh God, this is so tiring. English is a very funny language. मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हो जाता हूँ, अभी कमजोर हूँ in the sense. चलो ठीक है। A group of, okay बच्चों, I'm sorry. I will try to control and धीमे धीमे बोलूंगा। A group of closely related बोल गया, फैमिली किस में आएगा? ऑर्डर में आएगा। A group of closely related ऑर्डर किस में आएगा? क्लास में आएगा। और कई सारे क्लास मिलके किस में आएंगे? फाइलम में आएंगे। और कई सारे फाइलम एक साथ किस में आएंगे? किंगडम में आएंगे। तो समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहां मिला? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिला स्पीशीज में, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कहां मिलेगा? सबसे हाईएस्ट पे जो बैठा हुआ है, दैट इज किंगडम। स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीशीज इज द लोएस्ट टेक्सॉन, स्पीशीज इज द लोएस्ट कैटेगरी, रैंक जो सबसे नीचे है, दैट इज स्पीशीज। सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे किंगडम में, और वो सबसे हाईएस्ट रैंक का होगा, ठीक। चलो फिर ऑर्डर की बात कर, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अच्छा पैंथरा पार्डस भी दिया है, ठीक है। पार्डस अभी मैंने नाम लिया था, यहाँ पे पैंथरा पार्डस दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर, लियोपार्ड जो भी बोलते हैं, लेपर्ड एंड टाइगर, ये सब क्या है? लियोपार्डस एंड टिग्रिस। ये अलग अलग स्पीशीज है, बट इसका जो जीनस है वो क्या है? पैंथरा। ये देखो पी, पैंथरा यहां लिख दिया है, तो पी डॉट शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा ब्राइटनेस हो गई है, मैं थोड़ा कम कर देता हूं, ठीक है। ठीक, इसी तरीके से दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस, फेलिस कैट। फैमिली, नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली। जितने रिलेटेड जेनेरा होंगे, जेनेरा या जीनस होंगे, जीनस इज सिंगुलर, जेनरा इज प्लूरल। जितने रिलेटेड जेनरा होंगे ये सब स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगे, और ये किस में आएंगे? फैमिली में आ जाएंगे। जैसे 3 डिफरेंट जेनेरा, जैसे कि सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग जीनस हैं, ठीक है। जीनस इज सिंगुलर, जेनरा इज प्लूरल, मैंने यही बोला ना, ओके जो भी बोला। सोलेनम, पिटूनिया एंड दतूरा, ये तीनों किस में आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। तो इनकी फैमिली कौन सी हो गई? सोलेनेसी फैमिली हो गई। इसी तरीके से यहां पे लायन, पैंथरा, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये तीनों किस में आते हैं? फेलिस। और जो जीनस है फेलिस, ठीक है, पैंथरा और फेलिस, ये कौन सी फैमिली में आएंगे? ये आएंगे तुम्हारे फेलिडी फैमिली में। फेलिडी फैमिली मतलब कैट फैमिली, यहां लिख लो कैट फैमिली। इसी तरीके से जैसे जकाल है, वुल्फ है, डॉग है,
ये सारे के सारे अलग अलग जीनस हैं, किस में आएंगे? कैनिडी फैमिली में। ठीक, या तो फेलिडी के, यहाँ पे ये फेलिडी एंड कैनिडी अलग अलग दो फैमिलीज हो जाएंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे दे आर सेपरेट। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व फीचर्स ऑफ अ कैट एंड डॉग, यू विल फाइंड सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। तो ये डिफरेंसेस की वजह से एक को फेलिडी फैमिली में रखा गया, एक को कैनिडी फैमिली में रखा गया। कैनिडी फैमिली इज क्या? डॉग फैमिली। फेलिडी फैमिली इज कैट फैमिली। ऑर्डर की बात कर लें, ये बस चैप्टर खत्म ही हो गया। चैप्टर बस 5-10 मिनट का चैप्टर और है। इतना आप लोग बने हैं, अगर शुरुआत से मेरे साथ अगर आप बने हुए हैं तो कूडोस टू यू। ऑर्डर, अगर अभी तक आप बने हैं एंड इफ यू आर वाचिंग दिस एंड इफ यू आर ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, वैसे दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियोस और ले आएंगे। एनसीईआरटी डाइसेक्शन सीरीज ऐसी ही चलती रहेगी, जिसमें हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे, एक एक लाइन को डाइसेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से एनसीईआरटी को हम एक एक चैप्टर निपटाते हुए चले जाएंगे। और आप भी मेरे साथ एनसीईआरटी लेके बैठिए, कलरफुल पेन्स लेके बैठिए, करते रहिए। ठीक, जल्दी से आ जाते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर, ओके, ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? कई सारे फैमिली आ जाएंगे ऑर्डर में। ठीक है, जैसे तुरंत एग्जांपल देख लो, जैसे कार्निवोरा एक क्या है? ऑर्डर है। इसमें कौन कौन सी फैमिली आएंगी? फेलिडी एंड कैनिडी। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर्स कंपेयर टू जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो मतलब अब ये एक फैमिली है, कॉन्वोल्वुलेसी एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये भी एक फैमिली है, और ये दोनों फैमिली को किसमें हम डाल रहे हैं? पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में डाल रहे हैं। ठीक, ये दोनों क्या है? फैमिलीज हैं। फेलिडी क्या है? कैट फैमिली। कैनिडी क्या है? डॉग फैमिली। और इन दोनों फैमिलीज को हम किसमें डाल रहे हैं? ऑर्डर कार्निवोरा में डाल रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से कई सारे ऑर्डर हैं, तो वो एक क्लास में आ जाएंगे। ये देखो एग्जांपल, बड़ा ही सिंपल है ये, तो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। जैसे प्राइमेटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग ऑफ मंकी, गोरिल्ला, गिबन। ठीक, प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा। तो यहां पे देखो, गर्मी लग रही, एसी चल रहा है फिर भी गर्मी लग रही। बात ये, एसी का मैंने बिल्कुल फ्लैप दूसरी तरफ कर दिया, अदरवाइज अगर हवा आएगा तो विच विल इंटरप्ट इन रिकॉर्डिंग। यहां पे प्राइमेटा है। प्राइमेटा क्या है? एक ऑर्डर है। और इसी तरीके से कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है। अब ये दोनों ऑर्डर किस में डाले गए हैं? मैमेलिया में। ठीक है, सॉरी, ये दोनों किस में ये दोनों ऑर्डर किस में? हाँ, मैमेलिया में। मैमेलिया इज व्हाट? क्लास। ठीक, देखो कितना सिंपल है। यहां पे स्पीशीज से शुरू किया, कई सारे स्पीशीज जैसे लियो एंड देन पैंथरा के टिग्रिस, ये सब किस कौन से जीनस में डाले गए? पैंथरा में डाले गए। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे हमने फिर पैंथरा, ठीक, और इसी के साथ साथ हमने और कौन सा लिया था? फेलिस। ये दोनों हमने किसमें, जीनस किसमें डाला? फैमिली में डाला, विच इज फेलिडी। इसी तरीके से हमने फेलिडी जो कि एक फैमिली थी एंड कैनिडी जो कि एक फैमिली थी, किसमें डाला? साथ में कार्निवोरा जो कि ऑर्डर था। अब यहाँ पे एक ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, दूसरा ऑर्डर हो गया कार्निवोरा। इन दोनों ऑर्डर को हमने किसमें डाला? मैमेलिया क्लास में। अब यहाँ पे क्लास को हम किसमें डालेंगे? फाइलम में डालेंगे। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये पांचों क्या हैं?
ये पांचों क्या है? 5 क्लासेस। ये हम किस में डाल रहे हैं? फाइलम में डाल रहे हैं। इसका फाइलम कौन सा हो जाएगा? इसका फाइलम हो जाएगा यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा। ये क्या है? फाइलम। ठीक है, तो ये 5 क्लासेस हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनको हम फाइलम कॉर्डेटा में डाल रहे हैं। ठीक, फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा को हम कौन से किंगडम में डालेंगे? अब और भी कई सारे फाइलम्स आएंगे कॉर्डेटा के साथ साथ, और भी आ सकता है काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। ये सब एनिमल किंगडम में अभी हम पढ़ेंगे। तो और भी फाइलम मिला करके हम कौन से किंगडम में डाल देंगे? एनिमल किंगडम में डाल देंगे। ठीक, देखो किंगडम एनिमलिया, जो कि एक हाईएस्ट कैटेगरी है। हाईएस्ट कैटेगरी, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड एनिमल किंगडम। ठीक है, ओके यहां पे ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लोअर टेक्सा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लोअर टेक्सा, लोअर द टेक्सा, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स that the members of the within the taxon share. ठीक, and higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. जैसे जैसे हम कैटेगरी ऊपर जाते जाएंगे, टेक्सॉन हम ऊपर जाते जाएंगे, स्पीशीज से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, स्पीशीज के बाद जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन के बाद किंगडम, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? सिमिलैरिटीज या कॉमन कैरेक्टर्स घटेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्पीशीज में मोस्ट कॉमन कैरेक्टर अरे भैया कैरेक्टर्स, और यहां पे क्या लिख लेंगे हम? लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, किंगडम में लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स एंड स्पीशीज में मोर कॉमन कैरेक्टर। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा सर डिवीजन तो आपने बताया ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया कि मैंने कुछ बिना बताए छोड़ दूं? एनसीईआरटी डायसेक्शन सीरीज है, डायसेक्शन तो करेंगे ही। फाइलम और डिवीजन, फाइलम यूज होता है एनिमल्स के लिए एंड डिवीजन यूज होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। जैसे प्लांट किंगडम में डिवीजन अगर मैं बात करूं तो डिवीजन क्या हो जाएगा? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पांचों क्या है? डिवीजन है। और अगर मैं फाइलम बात करूं जैसे किंगडम एनिमेलिया, तो फाइलम कौन कौन सा? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये फाइलम यूज करेंगे फॉर एनिमल किंगडम्स एंड डिवीजन यूज करेंगे फॉर प्लांट किंगडम। सो दिस कंप्लीट्स आवर थ्योरी पार्ट। और यहां पे एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको लर्न करना है। ठीक, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या सिलेक्ट हो गया? व्हाई इज दिस पेन नॉट वर्किंग? ओके, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैन देखो, मैन का बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, स्पीशीज हो जाएगा उसका, स्पीशीज क्या हो जाएगा? सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, क्लास ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम क्या हो जाएगा? एनिमेलिया हो जाएगा। ठीक, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं इसको, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, डिप्टेरा इंसेक्टा इज द क्लास, Arthropoda is the phylum and kingdom will be Animalia. Mango, Mangifera indica, indica is the species, Mangifera is the genus, Anacardiaceae is the family, Sapindales is the order, Dicotyledone is the class and
Division is angiosperm, kingdom क्या हो जाएगा? Plant. Wheat, Triticum aestivum. Triticum is the genus, aestivum is the species, Poaceae is the family, Poales is the order, class is Monocotyledone, division is angiospermy and kingdom is plants. Again, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है फॉर ब्रिंजल. ब्रिंजल का आपको बताना है, ठीक है? ब्रिंजल का बता सकते हैं एंड आई थिंक आप लायन का भी बता लेंगे. ब्रिंजल का और लायन का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर. Thank you so much for watching, and if you like this video, please do subscribe to this channel. I really need your support for this channel, and see you guys in the next video. Bye bye.